बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी 101 मैथ 101 की एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें हमने 39 लेक्चर को कवर किया था। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 40 से ऑनवर्ड जितने भी MCQs और लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जस्ट 5 to 10 सेकंड निकालें और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनमें से कोई भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। तो थोड़ा मेरी भी हेल्प करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे एप्रिसिएशन मिले और मैं आगे मज़ीद बेहतर काम करूँ। चलें जी स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 40 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोआपिटल रूल कब लगता है। लोआपिटल रूल होता क्या है और ये कब लगता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा कि कुछ फॉर्म हैं जिनको हम अनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। कौन सी हैं? 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की 0, यानी अगर पावर इन्फिनिटी आ जाए, 1 की इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये जितनी भी फॉर्म है इनको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। अब अगर ये फॉर्म्स आ जाएं तो आपकी जो लिमिट्स होती हैं वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती, उनको हम फिर लोआपिटल रूल से सॉल्व करते हैं। अब लोआपिटल रूल होता क्या है वो हम देख लेते हैं, लेकिन पहले इन फॉर्म की एक टाइप देख लेते हैं। जैसे अगर आप देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 डिनोमिनेटर में है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू पुट करूँ 2 डायरेक्ट, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बनती है जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, तो यानी टॉप और बॉटम पे दोनों पे 0 0 आ जाए, ये आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाएगी। इसी तरह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी आ सकता है। तो इस तरह की सारी टाइप इनडिटर्मिनेंट होती हैं। इनको सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो ये होता है कि आप फैक्टराइज कर लें। अगर लोआपिटल नहीं लगाना तो आप फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आसान यही होता है कि लोआपिटल रूल यूज कर लें, वो ज़रा इजीली हो जाता है। अब लोआपिटल रूल है क्या? लोआपिटल रूल ये होता है कि अगर ये फॉर्म आ जाए, ऊपर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये f बार x मतलब डेरिवेटिव है, नीचे वाले का नीचे ले लेते हैं, फिर लिमिट लेंगे। एग्जांपल देखते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2, वही एग्जांपल है। अब मैं अगर x2 माइनस 4 का डेरिवेटिव लूँ तो x2 का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, 4 का 0 आ जाएगा, तो 2x आ गया। फिर इसी तरह नीचे x का 1 माइनस 0 तो 1 आ गया। अब लिमिट अप्लाई करें, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया? सेम 4 ये आ गया जो पहले आया था फैक्टराइज करके। तो ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म थी, उसको हम लोआपिटल रूल लगा के सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी बच्चों, आगे कुछ नोटेशंस हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म और किस तरह आ सकती हैं। उनके लिए पहले ग्राफ देख लीजिए, पेपर में ग्राफ देख के आपको पूछ सकता है कि ये क्या होगा। अब y के लिए हम देखेंगे पहले। अगर तो आपका कोई ग्राफ y में है, जैसे ये y में है, फंक्शन आपका y में है, लेकिन ये पॉजिटिव है, आपको पता है कि ओरिजिन से ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसकी आप लिमिट लें तो ये इन पॉजिटिव इन्फिनिटी में आएगी। ये ग्राफ देखें, कभी भी इस लाइन ए को टच नहीं करेगी, जाती जाएगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन अगर नीचे आ जाए, ये माइनस होता है, चूंकि पता है आपको ओरिजिन से नीचे y माइनस होता है, इसकी अगर आप लिमिट लेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी में आएगी। ओके, अब जो तीसरा ग्राफ देख लेते हैं। अच्छा, इसमें देखें, y नीचे भी लिया हुआ है, ऊपर भी लिया हुआ है। अब ये जो ग्राफ है ना, ये आपका लेफ्ट है और ये राइट है। अब अगर आप देखें लेफ्ट हैंड लिमिट लें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको पता है ग्राफ पॉजिटिव ही में रहेगा, तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, जैसे ये। अब ये जो माइनस है ना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड। इस तरह अगर इस ग्राफ की आप लिमिट लें, तो ये आपको पता है लिमिट आप अगर देखें, ये राइट हैंड साइड में लिमिट आप लेते हैं, राइट हैंड साइड लिमिट, तो ये चाहे जितनी मर्जी राइट हैंड है, लेकिन है तो ये नेगेटिव ना, यानी राइट हैंड लेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। इसी तरह इसका है, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव ही में है,
तो राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी। ओके, आगे एक और इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होगी ये वीडियो थोड़ी जल्दी करूँ, तो 20 से 25-30 मिनट तक ये मैं इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। जी नेक्स्ट देखिएगा, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 0/0 फॉर्म बनेगी, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनती है, तो ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इस इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए वही लॉपिटल रूल, ऊपर आप डेरिवेटिव लेंगी जो कि 1 और 1 प्लस एक्स आ जाएगा, नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स 1 आ जाएगा, सॉरी एक्स का सॉल्व करके 1 आ जाएगा। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, अगर किसी 1 के बाद प्लस कोई वेरिएबल हो, कोई भी हो, एक्स वाई जी कुछ भी हो, अगर उसका रेसिप्रोकल पावर में आ जाए तो ये ई के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। ओके जी, लेक्चर नंबर 41 है। 41 में सीक्वेंस की डेफिनेशन है। सीक्वेंस क्या होती है? अगर कोई नंबर खास पैटर्न से चल रहे हो, ठीक है, यानी जैसे 2 4 6 2 2 का गैप आ रहा है, 1 2 3, तो इनका जो एक खास पैटर्न है ये कायम रहे, तो इसी सक्सेशन को हम सीक्वेंस कह देते हैं। यानी मैथ इज सीक्वेंस इन मैथ इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर, सक्सेशन ऑफ नंबर को हम सीक्वेंस कहते हैं। और ये जो नंबर होते हैं इनको हम टर्म का नाम देते हैं, यानी 2 एक पहली टर्म है, इसको A1 कह देते हैं, 4 दूसरी टर्म है, इसको A2 कह देते हैं, A से टर्म को शो कर देते हैं, A6 तीसरी टर्म है, A3 एंड सो ऑन। ओके, आगे एक एग्जांपल है, ये आपको एक जनरल फॉर्म दी जाती है सीक्वेंस की, और उससे आपको कहा जाता है कि सीक्वेंस बनाएं। तो जैसे 2 की पावर n है और n स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो यहाँ पर आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, तो ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। ओके, तो इसको इक्विवेलेंट 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। और ये सीक्वेंस की जनरल डेफिनेशन है कि सीक्वेंस जो है एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है, यानी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, यानी वही यानी कि हम वैल्यूज पुट करते हैं, उसकी डोमेन कहलाती है। आगे बच्चों, ये एक ग्राफ है सीक्वेंस का, तो ग्राफ आप इजीली बना सकते हैं। आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 करके जो आंसर आता है उसको वाई में ले लेते हैं और सब पॉइंट को आप मिला लेते हैं। ये मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद एक और थ्योरम है सीक्वेंस का, अगर कोई सीक्वेंस की लिमिट आपकी कोई खास नंबर पॉजिटिव नंबर आ जाती है या डेफिनेट नंबर आ जाती है, तो याद रखिएगा उस लिमिट में आप कोई भी नंबर ऐड करें या माइनस करें, वो लिमिट उनके दरमियान रहेगी। जैसे ये एक नंबर एल है ना, ये आपकी लिमिट है, इसमें आप कोई भी नंबर ऐड कर दें, यानी प्लस एप्सिलॉन या माइनस एप्सिलॉन, एल इन दोनों नंबरों के दरमियान रहेगा। जैसे अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत सिंपल सा काम है, अगर आपकी लिमिट 5 आ गई है, 5 में आप 2 ऐड करें, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7, 2 माइनस कर लें 3, तो फिर भी जो 5 है वो 3 और 7 के दरमियान ही रहेगा ना। ठीक है, तो यही एक थ्योरम है। आगे जी लिमिट के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट की लिमिट हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, और इस तरह अगर कांस्टेंट 7 टर्म के हो तो वो बाहर लिमिट से पहले लिखा जाता है। इस तरह ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी की जैसी है, ऐड हो तो अलग अलग ऐड कर सकते हैं, माइनस हो तो अलग अलग माइनस, मल्टीप्लिकेशन हो, ए एन बी एन दो टर्म्स हैं, दो सीक्वेंस हैं, तो इनको भी अलग अलग लिमिट में लिखा जा सकता है, यानी ए की लिमिट अलग, बी की लिमिट अलग मल्टीप्लिकेशन के साथ। और इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी या क्वोशंट में भी आप अलग अलग लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज इनको याद रखना है। आगे जी रिकर्सिव सीक्वेंस क्या होती है? रिकर्सिव सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें एक दो या एटलीस्ट एक वैल्यूज आपको पहले दे दी जाए कि पहली टर्म ये है, बाकी निकालें।
ठीक है, या ये भी कह सकता है कि लास्ट टर्म ये है, बाकी आपने फाइंड करनी है। ऐसी सीक्वेंस रिकर्सिव सीक्वेंस होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें A1 आपको दे दी जाए, जैसे 1 है, और ये फार्मूला बता दिया जाए कि आपने बाकी निकालनी है 2 3 4, तो ये जो सीक्वेंस होगी रिकर्सिव होगी, यानी इसका रिकर्सिव फार्मूला बन जाएगा। ओके जी बच्चों, आगे है इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब होती है। भाई अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा हो, यानी 1 2 3 4, तो ये देखें नंबर इंक्रीज हो रहा है, और इसमें पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो ऐसी सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीज कर रही है। नॉन डिक्रीजिंग इफ a लेस देन और इक्वल टू a2। सम टाइम ऐसा भी होता है कि दोनों नंबर इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे 1 1 1, फिर आगे हो सकता है 2 2 2, इस तरह है। तो ये आपकी नॉन डिक्रीजिंग होगी, है तो ये इंक्रीजिंग ही है, लेकिन इसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी कह देते हैं। ठीक है, या नॉन डिक्रीजिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में अगर उलट हो, जैसे अगर हम 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 9 8, ये डिक्रीज हो रही है। ओके, लेकिन अगर इक्वल आ जाए और लेकिन हो डिक्रीजिंग सीक्वेंस, वो आपकी नॉन इंक्रीजिंग होगी। ओके जी बच्चों, ये आगे देखिएगा दोनों टर्म्स में। अब अगर हम मैथमेटिकल तरीके से, मैं अगर आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, 1 और 2 दो टर्म्स हैं, सपोज 1 छोटा है और 2 बड़ा है। अब देखिए पहली टर्म अगर मैं A1 कह लूं, दूसरी टर्म क्या होगी, A2 होगी ना। A2 कैसे आप गेट करते हैं, पहली में एक ऐड करके, जैसे ये देखें, पहली में एक ऐड करके, अगर n 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इनका रिलेशन वही, यानी A1 लेस है A2 से, यानी an जो है वो लेस था किससे, A2 से, तो अगर इसको उठा के इधर लेके आए तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग होगी। इसी तरह लेस देन 0 डिक्रीजिंग होगी, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 नॉन डिक्रीजिंग होगी, लेस देन इक्वल टू 0 नॉन इंक्रीजिंग होगी। यानी ग्रेटर देन 0 का मतलब है इंक्रीज कर रहा है, लेस होगी तो डिक्रीज कर रहा है। ओके, इसी तरह रेशो में देख लें, रेशो में भी यही चीज़ है, an+1 ओवर an, ग्रेटर है तो इंक्रीजिंग है, बाकी सारी वही चीज़ें हैं। डेरिवेटिव में भी यही सारा कुछ वही है। ठीक है, बस चेंज होती जा रही है टर्म, पहले डेरिवेटिव था, रेशो था, एंड सो ऑन। ओके, मेरी कोशिश हो रही है कि जो आपको पेपर में आ सकता है बस वही मैं आपको बताऊं। ओके, अच्छा, अपर बाउंड क्या होता है। अपर बाउंड को बेसिकली m से यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, अगर तो सबसे बड़ा नंबर हम किसी भी सीक्वेंस में ले लें और बाकी सारे से छोटे हों, जैसे मैं एक सेट देता हूँ 1 2 3 1 2 3 4 से लेकर 10 तक, तो 10 आपका सबसे बड़ा नंबर है, बाकी सारे से छोटे हैं, तो 10 जो होगा वो आपका अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक है, और an यानी बाकी सारी टर्म उससे m से क्या होंगी, छोटी होंगी, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अगर तो लिमिट इन्फिनिटी जाए तो तब कोई अपर बाउंड नहीं होगा, ये याद रखिएगा। इसी तरह आपका आ जाता है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड क्या होता है, जो सबसे छोटी हो, किसी भी सेट में या किसी भी सीक्वेंस में जो सबसे छोटी टर्म हो वो लोअर बाउंड होगी। जैसे मैं आपको ये कह देता हूँ, हमारे पास नंबर है जी 5 3 2 1। अब 1 जो है ये आपका लोअर बाउंड होगा। ओके, और बाकी तमाम नंबर इससे बड़े होंगे। ठीक है, और अगर तो लिमिट इन्फिनिटी आ जाए तो किसी भी सेट में या किसी भी सीक्वेंस में लोअर बाउंड नहीं होगा। राइट जी बच्चों, 42 लेक्चर है। 42 लेक्चर में सबसे पहले देखिएगा कि इनफाइनाइट सीरीज, पहले हमने पढ़ा था सीक्वेंस, अब सीरीज क्या है। अगर तो उन नंबरों को हम ऐड कर दें,
सम कर दें उनका तो वो सीरीज बन जाती है। वो जिस पीछे टर्म पड़ी थी ना A1 A2 एंड सो ऑन, अगर उनको हम सम कर दें उनका तो वो सीरीज बन जाती है। ठीक है, जैसे ये सीरीज की एक एग्जांपल है 0.30 0.3 0.003 एंड सो ऑन, इनको ऐड किया हुआ तो ये सीरीज बन जाएगी, सीक्वेंस नहीं रहेगी। और सीक्वेंस में ये जो टर्म्स होती हैं उनको एस से शो करते हैं, यानी S1 उसमें सीक्वेंस में आपने देखा था ए से शो करते थे, S1 S2 S3। जी, पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस क्या होता है? अगर आपके पास U1 U2 U3, इसको S1 भी कह सकते हैं, एनी हो U K तक अगर ये आपकी टर्म्स हों तो Sn जो सीक्वेंस है कन्वर्जेस टू एलिमेंट S, इसकी कोई लिमिट अगर कन्वर्ट कर दे देन द सीरीज सेट टू बी कन्वर्जेस एंड S इज कॉल्ड द सम ऑफ सीरीज। और S को हम क्या बोलेंगे? सम ऑफ सीरीज। ठीक है, और इसको इस तरह लिखा जाता है। लेकिन अगर आप पार्शियल सम देखें वो डाइवर्ज करे देन द सीरीज इज सेड टू बी डाइवर्ज। यानी एक सीरीज में अगर आपके पास 20 टर्म्स हैं तो हर सीरीज के आप अलग अलग 20 टर्म्स का सम ले रहे हैं, तो 20 जो पार्शियल सम है अगर तो वो सारे कन्वर्ज करें तो सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर कोई एक भी डाइवर्ज कर गई तो सारी सीक्वेंस क्या हो जाएगी? डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, अब इसका सम नहीं होगा। जैसे ये सीरीज है 1 -1 1 -1, अच्छा ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, और इसका हमने सम निकालना है। पहले तो देखिएगा S1 का सम 0 1 ही है, S2 तक का सम देखेंगे तो 1 -1 0 आ जाएगा, 3 का 0 एंड सो ऑन। तो इसी तरह बाकियों का निकालेंगे तो ये आपका सम निकालने के बाद जो सीक्वेंस बनेगी वो 1 0 1 0 1 0। अब यहाँ पर देखें जब भी आप निकाल रहे हैं सब का सम तो 1 0 1 0 ही आ रही है। ये ऐसी सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज होती है कि हम पढ़ेंगे भी तो इसका कोई सम नहीं होता और ये डाइवर्ज करती है, याद रखिएगा। आगे ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज अगर तो किसी दो टर्म का रेशो इक्वल आए, जैसे 3 9 27, 9 को 3 पे डिवाइड करें 3 आएगा, 27 को 9 पे डिवाइड करें 3 आएगा, तो ऐसी सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। ओके, और ज्योमेट्रिक सीरीज में अगर तो आर जो आप लेते हैं ना रेशो वो लेस देन 1 हो तो कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करे तो वह डाइवर्ज करेगी। और उसका सम हम इस तरह निकाल सकते हैं A/1 - R। ओके, आगे बेटा हार्मोनिक सीरीज है। हार्मोनिक सीरीज में जो डिनोमिनेटर होता है उनका हम डिफरेंस देखते हैं, बेसिकली वो सेम आना चाहिए। ठीक है, यानी 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ओके, तो इनके डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? हार्मोनिक सीरीज कहलाएगी। ठीक है, ये अरिथमेटिक सीरीज के बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें हम 3 से 2 निकालें 1 निकलेगा। ठीक है, इसी तरह आगे हम 1 में 2 में से 1 निकालें 1 निकलेगा। नीचे डिनोमिनेटर में चेक करते हैं हार्मोनिक कन्वर्ज कब करेगी। हार्मोनिक याद रखिएगा अगर तो नीचे 1 n की पावर 1 हो तो वो डाइवर्ज करती है, अगर n की पावर 1 से ज्यादा हो तो वो कन्वर्ज करेगी, वो आगे हम देखेंगे। जैसे ये है अगर नॉट 0 तो सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी, अगर 0 आ जाए तो सीरीज जो है वो कन्वर्ज करेगी। ओके, लेकिन इसका एक दो खास केस भी है, वो आगे हम देखेंगे। आगे बेटा ये सीरीज के भी वही फार्मूले हैं, थ्योरम है। प्लस हो तो अलग कर सकते हैं, माइनस हो अलग कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट हो तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, जिस तरह ये है। ओके, आगे सम ऑफ सीरीज को हम इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, a टू इन्फिनिटी f ऑफ x। ओके, तो ये आगे हम इंटीग्रल टेस्ट, यानी ये पहले ही आप याद रखना, इसको इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। आगे पी सीरीज क्या होती है? पी सीरीज अगर पावर में आ जाए डिनोमिनेटर में, यानी 1/2 की पावर 1 1/3 की पावर 2 एंड सो ऑन, तो ये आपकी पावर सीरीज होगी। ठीक है,
पावर सीरीज भी आप डाइवर्ज कन्वर्ज अब देखिएगा कब होगी, अगर तो पी की पावर ग्रेटर देन 1 हो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो वो डाइवर्ज करेगी। अगर लेस देन 1 और इक्वल टू 1 और सॉरी ये कन्वर्ज करेगी अगर पी ग्रेटर देन 1 हो, लेस हो या 0 के दरमियान हो तो ये डाइवर्ज करेगी। ओके जी बेटा, लेक्चर 43 है। अब इन तमाम टेस्ट को मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करूंगा, कम्बल मैं नहीं बयान कर सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले देखिएगा, आपका सीरीज को कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए टेस्ट होता है कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट में क्या करते हैं, दो सीक्वेंस ले लेते हैं ए एन और बी एन, यहाँ पर ए के और बी के दी गई है, तो इनको हम कंपेयर करते हैं। अगर तो कंपेयर करके ए एन लेस देन बी एन हो और बी एन कन्वर्ज करे तो ए एन भी कन्वर्ज करे, बी एन डाइवर्ज करे तो ए एन भी डाइवर्ज करे। ओके, यही चीज यहाँ पर दी हुई है। तो बी के अगर बिगर सीरीज है, यानी बी के अगर बड़ी सीरीज है तो कन्वर्ज द स्मॉलर सीरीज। सारी सी बात है कि अगर बी कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब है ये वाली स्मॉलर भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, बिगर, यही जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ये उसने अब अपने अल्फाज में बयान कर दी है, इसको आप समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट रेशो टेस्ट है। रेशो टेस्ट में क्या करते हैं, ए एन प्लस 1 करके उसको ए एन पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर यू लिया है, मैंने ए ले लिया, एक ही बात है। ओके, अगर तो इसका आंसर 1 से लेस होगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। ये यहाँ पर देखें, इस सारी को रो कह दिया ना, इसका आंसर माइनस सॉरी लेस देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्ज, ग्रेटर देन 1 होगा या फिर इन्फिनिटी होगा तो डाइवर्ज, 1 होगा तो कोई रिजल्ट नहीं है, यानी टेस्ट फेल हो जाएगा, आप कोई दूसरा टेस्ट चेक करेंगे। तो सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के बहुत से टेस्ट हैं। पहले हमने पढ़ा कंपैरिजन टेस्ट, इसके बाद रेशियो टेस्ट है, फिर इंटीग्रल टेस्ट है, फिर काशी टेस्ट और बहुत से टेस्ट हैं, लेकिन हमारी बुक में जो है वो 4-5 ही होंगे, उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, उनके एक एक टेस्ट की एग्जांपल भी आपने कर लेनी है। आगे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है, ये वही है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या करना होता है, लिमिट लेनी होती है। ठीक है, जैसे ये ए के और बी के, अगर कोई से ऊपर दो टर्म है तो आपने सिंपल इसकी लिमिट लेके चेक करना है। अगर तो वो कोई लिमिट देखें अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज भी कर सकती है। ठीक है, जैसे ये एक लिमिट ली हुई है, इस लिमिट में 1 आ गया तो ये आपकी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, अगर फाइनाइट है तो ये कन्वर्ज करती है, इनफाइनाइट होगा तो वो डाइवर्ज करेगी। आगे कंपैरिजन टेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, इसको आप छोड़ दीजिए। लेक्चर नंबर 44 है, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है। अल्टरनेटिंग सीरीज अगर तो बार बार दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 -1 1 -1 1 2 -3 + 4 1 2 -3 + 4 1 2 -3 + 4, तो ऐसी सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज होगी, यानी एक प्लस आए दूसरा माइनस आए, एक प्लस आए दूसरा माइनस आए। ठीक है, इसमें देखिए प्लस माइनस एंड सो ऑन। ओके, ये आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज होगी, इसको हम इस तरह लिखते हैं -1 की पावर k+1 या -1 की पावर k, एक ही बात। ओके, और ये जो सीरीज सपोज आपकी डिक्रीजिंग सीरीज हो, उस सूरत में इसकी लिमिट 0 के बराबर आएगी। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 1/k। देखने में तो ये हार्मोनिक सीरीज लग रही है, हार्मोनिक सीरीज याद रखिएगा हमेशा डाइवर्ज करती है, तो ये हार्मोनिक सीरीज क्या होगी, डाइवर्ज होगी। वैसे तो अगर आप लिमिट लें 0 आती है तो 0 से देखने से लगता है कि आपकी सीरीज जो है वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, लेकिन हार्मोनिक अगर सीरीज है तो ऑल दो लिमिट 0 है वो आपकी क्या होगी, डाइवर्ज करेगी। ओके, आगे एक ये थ्योरम है, s - sn लेस देन होगा an+1 के, तो इसको आपने बस देख लेना है। जी बेटा, ये आगे देखिएगा,
एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है? अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें किसी भी सीरीज की और उनका सम कन्वर्ज करे तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस। ठीक है, इसको इतना फोकस नहीं करना एब्सोल्युटली को, पीछे जो चीजें वो आपने बस फोकस करनी है। ठीक है, रेशियो टेस्ट भी हम पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं है। रेशियो टेस्ट में आपको मैंने बोला है रेशियो ली जाती है an+1 और an की। अब पावर सीरीज क्या होती है? अगर तो कोई सीरीज पावर में आ जाए, जैसे ये देखें यहाँ पर x वेरिएबल है, ऊपर पावर कांस्टेंट आ जाए 2k, तो ये आपकी पावर सीरीज बन जाएगी। ओके, इस तरह जैसे ये है c की k और x की k, c की k और x की k पावर आ गई है ना x के ऊपर, तो ये पावर सीरीज आपकी कहलाएगी। ठीक है, रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। रेडियस निकालना हो किसी भी सीरीज का तो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस को पहले चेक करते हैं। अगर तो सीरीज डाइवर्ज है तो रेडियस 0 आएगा। ठीक है, और अगर सीरीज कन्वर्ज करे 0 पे तो रेडियस प्लस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, और अगर सीरीज कन्वर्ज करे किसी और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस किसी और 0 के अलावा किसी और नंबर पे, तो फिर वो रेडियस आपका उस नंबर पे आप चेक करते हैं। एक एग्जांपल सिंपल से देख लेते हैं। x की पावर k है, इसका हमने रेडियस निकालना है। पहले हम ये चेक करेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ज भी करती है कि नहीं करती। ठीक है, तो हमने ये चेक किया कि x जो है वो लेस देन 1 है, तो ये आपकी सीरीज, इसको चेक करेंगे, लिमिट लेंगे, तो लिमिट चूंकि एब्सोल्यूट में है +1 और -1 आपकी वैल्यू आएगी। सो द कन्वर्जेंस एट द पॉइंट दिस पॉइंट मस्ट बी, अच्छा, तो इनको हम पहले आप कन्वर्जेंस और इसकी डाइवर्जेंस चेक करेंगे +1 और -1 पे। तो +1 और -1 पे चेक करने के बाद हमने देखा कि जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, और इसका इंटरवल जो -1 और 1 आएगा। तो जब एब्सोल्यूट सीरीज होती है, पावर सीरीज होती है, उसमें हम इंटरवल निकालते हैं कि किस पे वो कन्वर्ज करती है, किस पे डाइवर्ज करती है, और इसी इंटरवल का हम डिफरेंस ले लेते हैं डिवाइड 2 करके। यानी 1 - 1 करेंगे तो +2 आ जाएगा, डिवाइड 2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो रेडियस ये 1 आ जाता है। ठीक है, रेडियस निकालने के लिए जो इंटरवल होता है ना, उसको सब्ट्रैक्ट करके दूसरी में से पहली 2 पे डिवाइड कर देते हैं, वो आपका रेडियस निकल आएगा। ये बच्चों लास्ट लेक्चर है हमारा टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज वाला। तो ये जो पावर सीरीज होती है इसको हम C0 C1x C2x स्क्वायर इस शेप में जब लिखते हैं तो ये आपकी मैक्लॉरिन सॉरी टायलर सीरीज बन जाती है। तो टायलर सीरीज में यहाँ पर आपको ऊपर दी होगी कहीं पे, जी ये है। अगर P0 पे निकालना है तो ये आपका आएगा P फर्स्ट डेरिवेटिव 0, P सेकंड डेरिवेटिव 0 एंड सो ऑन। ठीक है, इसकी मजीद जनरलाइज फॉर्म जो है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये है बेसिकली Pnx n into n-1 n-2 एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर C0 क्या है, F0 के बराबर है, C1 क्या है, F0 के बराबर है। इसकी एक एग्जांपल आपने करनी है। आगे मैक्लॉरिन सीरीज है F0 F0x प्लस F00 x स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अगर तो यही आपकी अगर वो सीरीज है टायलर सीरीज, अगर तो डिफरेंशिएटेड एन टाइम लें और एट 0 आ जाए, एट 0 पे हम चेक करें तो मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगी। ओके, लें जी स्टूडेंट्स, ये इंशाल्लाह जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसी को आप चेक कीजिएगा, इसी ही में से आपका सारा पेपर आएगा, लेकिन एक दफ़ा इसको अच्छे से समझ के कर लेना है। ठीक है, 1-1.5 घंटे में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, जस्ट आपने इसको एक दफ़ा समझ के करना है। तो जाने से पहले अगेन अगर आपको हेल्पफुल हो रही है वीडियोस तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं इसका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर हैंडआउट में ऑलरेडी दे चुका हूँ पहली वीडियो में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।